कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नई स्पेशल अनदर वीडियो में। और जैसा कि हमारी सीरीज़ जो है थी सब्जेक्ट यानी कि पाठ्यक्रम सिलेबस डिस्कस करने की जो सीरीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम जो है अंदर के टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे साइंस ले लेते हैं, यानी कि आपका क्या विज्ञान के सिलेबस में सबसे पहले क्या दे रखा था आपका जैव विकास क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पारिस्थितिकीय तंत्र क्या होता है और उसके घटक, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैविक और अजैविक घटकों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ये जो खाद्य श्रृंखला है या खाद्य जाल है या पिरामिड्स हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में कवर होते हैं तो इस वीडियो में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले देखो आपका क्या है, ये विज्ञान के सब्जेक्ट में दे रखा है तो हमें विज्ञान की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ए साइंस। व्हाट इज़ ए साइंस क्या होता है। तो साइंस आपको सभी को पता है, किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और जानकारी को सही तरीके से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना और उसका विश्लेषण करना ही विज्ञान है, साइंस है। यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में सही जानकारी ग्रहण करना और उसके सही तरीके से जो है उसको लागू करना और उसका अवलोकन करना या उसका विश्लेषण करना ही साइंस कहलाता है, ठीक है, विज्ञान कहलाता है। अब बात कर लेते हैं, इसमें पहला टॉपिक दे रखा था आपका क्या क्या दे रखा था, जैव विकास। जैव विकास इसमें पहला टॉपिक दे रखा था। जैव विकास मतलब कि बायो इवोल्यूशन, कैसे आपका जीवन का विकास हुआ है। जैव विकास का सिंपल सा अर्थ है जीवन का विकास। जीवन का विकास कैसे हुआ, जैव विकास यानी कि बायो इवोल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी के प्रारंभिक से निम्न कोटि के सरल जीवों का क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप निरंतर अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाती है। यानी कि जो निम्न कोटि के या सरल कोटि के जीव हैं उनका जटिल कोटि के जीव में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है, यानी कि जीवन का विकास कहलाता है। समझ में आए, सिंपल सा है कि जो है निम्न कोटि के या सरल कोटि के जो जीव थे उनका परिवर्तन हो रहा है, किसमें, निरंतर परिवर्तन हो रहा है जटिल कोटि के जो जीव हैं। नीचे देखो, नीचे लिख रखा है हमने यहाँ पे, जैव विकास से संबंधित अनेक मत व सिद्धांत प्रचलित हैं। इन विकास सिद्धांतों को तीन प्रकार से हम वर्णित कर सकते हैं। बहुत सारे जो है सिद्धांत है लेकिन हमने इन्हें तीन भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है लैमार्कवाद, फिर है डार्विनवाद, फिर है नव डार्विनवाद, ठीक है। जैव विकास की डेफिनेशन आपको जो है यहाँ से समझ में आ जाएगी। देखो इस डायग्राम से, यहाँ से देखो, जैव विकास मैंने क्या कहा, जैव विकास बायो एवोल्यूशन मतलब कि जीवन का विकास। जैव विकास का सिंपल सा अर्थ है कि जीवन का विकास कैसे हुआ है, जीवन का विकास, ठीक है। जैव विकास मतलब जीवन का विकास कैसे हुआ है आपका, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। तो देखो इसको, इस डायग्राम में, स्ट्रक्चर में आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा समझाया गया है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी एक डेफिनेशन और देख लेते हैं कि जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला जेनेटिक परिवर्तन है, यानी कि आनुवांशिक परिवर्तन है। समझ में आया जैव विकास क्या है, कि जैव विकास क्या है, जीवन का विकास क्या है, कि जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक परिवर्तन है। पृथ्वी के प्रारंभ से ही निम्न कोटि के जीव का क्रमिक परिवर्तन द्वारा निरंतर अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति वास्तविक रूप से जैव विकास कहलाती है। सिंपल सा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला आनुवांशिक परिवर्तन ही जैव विकास कहलाता है। जब जो है पृथ्वी की स्टार्टिंग थी यानी कि प्रारंभ था, तब से ही क्या हो रहा है कि जो सरल कोटि के जीव थे या निम्न कोटि के जीव थे उनका एक क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, एक निरंतर परिवर्तन हो रहा है जटिल जीवों में, उसका ही हम बोलते हैं जैव विकास। जैव विकास के अनुसार पृथ्वी पर पहले की पूर्वज जातियों के जैव विकास के द्वारा ही नई नई जातियाँ उत्पन्न हुई और हो रही हैं। सिंपल सी बात है कि जैव विकास के अनुसार ही जो पृथ्वी पे हमारे पूर्वज जातियां हैं उनका निरंतर विकास हो रहा है, उनसे नई नई जातियां बन रही हैं और अभी भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये एक मतलब एक ऐसा नहीं कि एकदम क्विकली हो गया, एकदम क्विकली हो गया। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें होती हुई आ रही हैं। फिर नीचे आपका दे रखा है देखो,
पृथ्वी का उद्गम लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, इसका जो उद्गम था वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ, जबकि इस पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो 3.5 से 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, यानी कि 4 अरब पहले ही इस पे जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कई विचारधाराएं प्रचलित हैं। जैसे अरस्तु ने कहा था, क्या कहा था अरस्तु ने, आपको पता है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित स्वजनन के सिद्धांत के अनुसार, इन्होंने कहा स्वजनन के सिद्धांत के अनुसार निम्न वर्ग के जीवधारी निर्जीव पदार्थों से स्वतः पैदा हुए। अरस्तु ने कहा कि अरस्तु ने एक थ्योरी दी थी, स्वतः जनन वाले के सिद्धांत दिया था। अरस्तु ने कहा था स्वतः जनन यानी कि जीवधारी और निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही जन्म यानी कि पैदा हुए हैं। लेकिन आगे देखो, आगे चल के क्या कहा गया। 17वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी रेड्डी ने दो अलग 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 बर्तन लिए और उसमें क्या कर दिया इन्होंने, दो अलग अलग बर्तन लिए, उसमें जिनमें से एक जो है खुला और दूसरा बंद, उसमें एक मांस का नमूना यानी कि एक टुकड़ा रख दिया ऐसे ही। और इस परीक्षण के निष्कर्ष में खुले बर्तन वाले मांस में कीड़े दिखाई दिए। जो खुला बर्तन था उसमें क्या दिखाई दिए, कीड़े दिखाई दिए, लेकिन बंद बर्तन जो था उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे क्या होता है, जो अरस्तु की स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत था वो कमज़ोर पड़ गया और फिर आपका आ जाता है लुई पाश्चर के प्रयोग से स्वतः जनन सिद्धांत धराशायी हो गया। ठीक है, लुई पाश्चर ने सिद्धांत दिया, उससे जो है ये स्वतः जनन वाला सिद्धांत जो है बेकार हो गया। फिर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरियन और हेल्डेन द्वारा आधुनिक सिद्धांत यानी कि प्रगतिवाद या जैव रसायन विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ठीक है, और ये आज के समय में यही आपका चलता है, यानी कि बायोकेमिकल इवोल्यूशन यानी कि आधुनिक सिद्धांत बोलते हैं इसको। आधुनिक सिद्धांत या प्रगतिवाद या जैव रसायन सिद्धांत भी बोलते हैं। अब जो है यहाँ पे जो है अलग अलग थ्योरी दे रखी थी, जैसे यहाँ पे लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद। इसके हम धीरे धीरे थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो आपके सबसे पहला आ जाता है लैमार्कवाद की थ्योरी क्या था। तो फ्रांस के प्रसिद्ध प्रकृति वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क द्वारा घोषित सिद्धांत अपार्जित लक्षणों की वंशागति के अनुसार प्रत्येक प्राणी पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने कहा सिंपल सा कि जो प्राणी हैं उनका जो है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का या वातावरण का सीधा उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी संरचना, उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा, लैमार्कवाद ने इनका सिद्धांत में क्या कहा गया, सिंपल सा, जो हमारा प्राणी है यानी कि मनुष्य है या कोई जीव है उस पर जो है सीधा वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसके जो है स्ट्रक्चर्स में, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर लिखा किसी भी अंग को निरंतर उपयोग करने से उस अंग को अधिक शक्तिशाली बना देता है। अगर हम किसी भी अपने बॉडी पार्ट्स का या किसी भी कोई भी जीव अपना किसी भी अंग का निरंतर उपयोग कर रहा है, तो आपने सिंपल सा सुना होगा, अभी भी आप सिंपल सा लॉजिक है कि आप किसी भी अंग का निरंतर प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपका अंग मतलब एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ का, तो वो आपका अंग शक्तिशाली बन जाता है। अतः कोई भी जीव अपने जीवन काल में जितने गुण अथवा लक्षण अर्जित करता है वह गुण उसके आने वाली पीढ़ियों में वंशागत हो जाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन थी कि कोई जीव जितने भी गुण अर्जित कर रहा है या कोई लक्षण अर्जित कर रहा है वो उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके जेनेटिक गुण के थ्रू ही उसमें भी चली जाती हैं। तो लैमार्कवाद समझ में आया होगा। इनका सिंपल सा फंडा है कि कोई भी जीव है उस जीव पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सीधा प्रभाव पड़ता है वातावरण का, जिसके कारण उसकी संरचना जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका स्वभाव जो है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यदि हम किसी अंग का निरंतर प्रयोग कर रहे हैं तो वो अंग हमारा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद में डार्विनवाद आया। ठीक है, इनका पूरा नाम था क्या, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। चार्ल्स डार्विन नाम था इनका, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, परंतु प्रकृति में जीवधारियों की संख्या लगभग स्थिर रहती है, क्योंकि जीवों को अस्तित्व में बने रहने के लिए भोजन, वसा, स्थान, प्रकाश आदि के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। क्या कहा इन्होंने कि जो जीवधारी हैं उनको
क्या कहते हैं स्थिर रहने के लिए, यानी कि उनको एनवायरनमेंट में बने रहने के लिए किसकी अपने भोजन की ज़रूरत है, बसा स्थान की ज़रूरत है, बसा की ज़रूरत है, स्थान की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है, आदि की निरंतर ज़रूरत है। और इसके लिए इन्हें जो है निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। सभी जीवधारियों में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है, सभी जितने भी जीवधारी हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। नहीं कुछ अपने मतलब विभिन्नता का मतलब यह है कि कुछ के कई जीवधारियों के अलग लक्षण हैं, कुछ के अलग लक्षण हैं, सबके अपना अलग अलग लक्षण है, ठीक है, विभिन्नता पाई जाती है। जो विभिन्नता संघर्ष के दौरान अस्तित्व में बनाए रखने में सहायता होती है, यानी कि संघर्ष जब करते हैं उसमें जब वो अस्तित्व बनाए रखने के लिए सहायता देती है, ठीक है, उस टाइम पे सहायता देती है, वे अगली पीढ़ी में पहुंच जाती हैं। और ये जो है विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में पहुंच जाती हैं, यहाँ पे लिखा ना अगली पीढ़ी में पहुंच जाती है। वही जीवन संघर्ष, यहाँ पे लिखा है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। वही जीवन संघर्ष में सफल होते हैं जिनमें अनुकूल विभिन्नताएं होती हैं। अनुकूल लक्षण वालों का ही प्रकृति द्वारा चयन किया जाता है, जिससे प्रकृति वर्ण कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने सिंपल से लिखा है कि वही जीव संघर्ष में सफल हो पाते हैं जो प्रकृति के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अनुकूल होते हैं, जिनकी जो है विभिन्नताएं जो होती हैं, जिनकी वो प्रकृति के अनुकूल होती हैं, वही जो है प्रकृति द्वारा चयन किए जाते हैं। और इसको क्या कहते हैं, प्रकृति वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्रकृति वर्ण कहा जाता है। इसी से कालांतर में नई जातियों का जन्म होता है, ठीक है, इसी से कालांतर में नई जातियों का जन्म होता है। अब बात करते हैं नव डार्विनवाद। इसके अनुसार पुरानी जातियों से नई जातियां निम्नलिखित कारकों से बनती है। सिंपल सा लिख दिया, विभिन्नताओं से, उत्परिवर्तन से, प्रकृति वर्ण से, जातियों का पृथक्करण से, ठीक है। अब बात करते हैं उत्परिवर्तनवाद क्या होता है। उत्परिवर्तन के बाद क्या आता है, हुर्गो डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति अचानक ही स्पष्ट और बड़ी विभिन्नता के कारण होती है, बड़ी उत्परिवर्तन के कारण होती है। सभी जीवधारियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है उत्परिवर्तन की इसमें। और यह प्रवृत्ति कभी कम या कभी अधिक या कभी क्या है सुप्त हो जाती है। साथ ही एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल सा है, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्राचीन परिकल्पना कौन सी है, सबसे प्राचीन परिकल्पना कौन सी है बताओ। सबसे प्राचीन परिकल्पना जो किसने लिखी थी, अरस्तु ने कहा था ना, क्या कहा था, स्वतः उत्पादन, यानी कि स्वतः उत्पत्ति कहा था उन्होंने कि स्वतः उत्पत्ति होती है। ये सबसे प्राचीन परिकल्पना है जीवन की उत्पत्ति से। और सबसे आधुनिक अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रगतिवाद। सबसे आधुनिक आपकी क्या है, प्रगतिवाद। आधुनिक क्या है आपकी, प्रगतिवाद है। अब बात करते हैं पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी बोलते हैं इसे। तो पारितंत्र क्या है कि जैविक तथा अजैविक घटकों के आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहा जाता है, ठीक है। जैविक और अजैविक घटकों के आंतरिक संबंध को ही हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। और इसके दो प्रमुख घटक हैं, कौन कौन से, जैविक घटक और आपका अजैविक घटक, ठीक है। और इन्हीं घटकों के आंतरिक परिवर्तन से इन्हीं घटकों के आंतरिक संबंध से क्या है, पारितंत्र कहते हैं। इन्हीं घटकों के आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। और 1935 में पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ, 1935 में। और किन्होंने करा था ये इंट्रोड्यूस, A.G. टेंसले द्वारा 1935 में ये पहली बार क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। और इसके क्या दो घटक हैं, जैविक घटक और आपके अजैविक घटक, जैविक घटक और आपके अजैविक घटक। तो जैविक घटक क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज अ जैविक घटक। तो जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनका संबंध सजीव से होता है। जिनका संबंध किससे होता है, सजीव से होता है। जैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले पढ़ लेते हैं, जैविक घटक कौन से घटक होते हैं जिनका संबंध किससे होता है, सजीव, जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया। ये क्या है, एग्जाम्पल है इसके जैविक घटक के। और जैविक घटकों को जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन या अपघटन कर्ता। ये जैव घटक के 3 प्रकार हैं।
उत्पादन क्या होता है? उत्पादन वे होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे या शैवाल। ठीक है, सिंपल समझ में आया आपका? क्या कि उत्पादक क्या होते हैं? जो भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे या आपके शैवाल हो गए। ठीक है, फिर आपका आ जाता है उपभोक्ता। किन्हें कहा जाता है? उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में अपना भोजन हेतु उत्पादक पर निर्भर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उपभोक्ता परजीवी होते हैं। ठीक है, और उपभोक्ता को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है: प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक और सर्वोच्च या उच्चतम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उत्पादक समझ में आया? जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, अपना भोजन कर लेते हैं, तो उनका अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गया या शैवाल हो गया। उपभोक्ता क्या है? ये सिंपल उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये क्या है? उत्पादक पर निर्भर होते हैं और ये अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं, यानी कि ये सिंपल उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। और इनकी श्रेणियों में विभक्त किया गया, निम्न श्रेणियों में: प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर उपभोक्ता। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। फिर प्रथम उपभोक्ता क्या है? प्रथम उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करता है, ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं, जैसे हिरन हो गया, टिड्डा हो गया, खरगोश हो गया, ये क्या है? शाकाहारी होते हैं और उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर आपका हो गया द्वितीय उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करता है, ये मांसाहारी होते हैं, जैसे मेंढक हो गया, भेड़िया हो गया, बिल्ली हो गया। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, ये मांसाहारी होते हैं और ये अपना द्वितीय उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आपका आ जाता है तृतीयक उपभोक्ता अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से अर्जित करता है या प्राप्त करता है या ग्रहण करता है या लेता है। क्या है? ये जो है डिपेंड होते हैं आपका इस पर, द्वितीयक उपभोक्ता पर। तृतीयक उपभोक्ता जो है द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड होते हैं। और इस श्रेणी में सर्वाहारी जीव आते हैं, जैसे सर्प, शेर और बाघ हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम्पल बताइए तृतीय उपभोक्ता के, तो आप बता सकते हैं सर्प हो गया, शेर हो गया और बाघ हो गया। ये क्या है? आपके तृतीयक उपभोक्ता के एग्जाम्पल। द्वितीयक उपभोक्ता के एग्जाम्पल आ सकते हैं मेंढक, भेड़िया, बिल्ली। और प्रथम के आ सकते हैं हिरन, टिड्डा, खरगोश। तो ये आपको लिखने पड़ सकते हैं, एक एक नंबर में आपका इस तरह से आ सकते हैं। फिर है सर्वोच्च यानी कि उच्चतम उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इसमें आ जाता है आपका एग्जाम्पल ने सर्वोच्च उपभोक्ता किन्हें कहा जाता है? कि सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो सभी को अपना भोजन बना लेते हैं या खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च जीव माने जाते हैं। ये जो है खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च जीव माने जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य। क्या है? मनुष्य। फिर है बाघ। ठीक है, मनुष्य या बाघ, ये सर्वोच्च उपभोक्ता माने जाते हैं। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर दिया था हमने। अब आ जाता है आपका दूसरा, अपघटक क्या होते हैं? अपघटक क्या है? अपघटक लास्ट में। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अपघटक को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विखंडित कर देते हैं। ठीक है, अपघटक आपने सुना होगा। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक ये है सफाई कर्मी, प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विखंडित कर देते हैं, जैसे आपका कवक हो गया और जीवाणु हो गया। इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कवक और जीवाणु। और लास्ट में पढ़ेंगे आप अजैविक घटक। जैविक घटक पढ़ा अभी आपने, जैविक घटक। अब पढ़ेंगे अजैविक घटक। अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव आते हैं और ये भी पारितंत्र हेतु अधिक आवश्यक होते हैं। निर्जीव भले से आते हैं लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें पारितंत्र में, पारितंत्र जब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक जैविक और अजैविक घटक दोनों बराबर हिस्सेदारी नहीं निभाते हैं। ठीक है, तब तक नहीं चल सकता। इसका एग्जाम्पल ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, सभी गैस इत्यादि। ये आपने आज के उसमें पढ़ा। ठीक है, आज की इस लेक्चर में आपने ये चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ा?